नमस्कार मित्रों, मैं अमर बहादुर सिंह प्रवाह मंथन चैनल से आप सभी का स्वागत करते हैं। मित्रों, जब भी कोई अपने देश में राजनीतिक घटनाक्रम होती है, स्पेशली चुनावों को लेकर के, तो हमारी जिज्ञासा थोड़ी बढ़ती है और हमारी कोशिश रहती है कि आपके सामने इस तमाम जो घटनाएं घटित हो रहे हैं, राजनीतिक दलों के गठबंधन का ये जो दौर चल रहा है, उसके क्या मतलब है, किनको लाभ और किनको नुकसान होने वाला है, और 2024 के लोकसभा के चुनाव में इसका क्या असर पड़ रहा है। मैं आपको पूरे भारत के हर प्रदेश से इस गठबंधन का जो भी परिणाम आ रहे हैं और या आएंगे, ये संभावना जो होती है, वो हम इसी के बारे में आज हम जिक्र करेंगे। अगर हम सबसे उत्तर से चलें, जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं और 3 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से वहाँ जीतती रही है। उसमें कोई बहुत बदलाव इस बार भी नहीं होने वाला। उसके नीचे अगर हम आ जाएं, हिमाचल में, तो वहाँ पे 4 सीटें लोकसभा की हैं, और जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड अगर एनडीए का, या यूँ कहें कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता का जो प्रदर्शन है बहुत ही अच्छा रहा। 69% भी वहाँ पे वोटिंग बीजेपी के पक्ष में पिछले बार हुई थी। तो कमोबेश इस बार भी वही स्थिति हो सकती है कि 4 सीट लोकसभा में चारों जो जीती थी, हो सकता है कि एक न जीते, जो है बस इतना ही अंतर आएगा, बहुत अंतर नहीं आएगा। उत्तराखंड में जो 5 सीटें हैं उसमें भी बहुत अंतर नहीं आने वाला है। नीचे आ जाते हैं पंजाब में स्थिति भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी नहीं थी। 2019 में भी 2 सीट जीती थी, इस बार भी लगभग उसी के इर्द गिर्द रहेगी। हो सकता है कि अगर एनडीए का कुनबा अगर बढ़ जाता है, अगर अकाली दल से समझौता हो सकता है, तो हो सकता है कि अकाली दल की सीटें और भी बढ़ जाएं। तो पिछले बार से इस बार कोई ख़राब प्रदर्शन नहीं रहेगा, कुछ बेटर ही प्रदर्शन रहेगा। हरियाणा की 10 सीटें हैं और इसमें जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। पिछले बार 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीती थी। इस बार भी कमोबेश वही स्थिति हो सकती है, लेकिन हम अगर उसको मिनिमम मान के चलें कि 8 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे निश्चित रूप से आने की उम्मीद है। अगर हम रोहतक और हिसार को छोड़ दें तो बाकी जगह जो है सारे के सारे जगह उनका वोट जो परसेंटेज था 55-56% से ऊपर था। तो लिहाजा इस तरह से कर सकते हैं। हरियाणा में भी वही स्थिति होगी। दिल्ली में आप देख ही रहे हैं, 7 सीटों पे हर सीट पे जो मार्जिन है जीत हार का बहुत अंतर है जो है, और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिले हैं वहाँ 56%, 57%, 60% इस तरह से वोट मिले हुए हैं। इसलिए वहाँ पर भी किसी तरह का कोई भी, चाहे वो आप पार्टी का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, कोई गठबंधन का असर नहीं पड़ने वाला। अलबत्ता एक राजनीतिक घटनाक्रम यहाँ पे होगी दिल्ली और पंजाब को लेकर के। जब सीटों का बंटवारा अगर मान लीजिए गठबंधन विपक्षों का एक होता है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ये 2 स्टेटों में टसल होगा जो है, दिल्ली में और पंजाब में। आम आदमी पार्टी की कोशिश रहेगी कि पंजाब की जो जितनी सीटें हैं वहाँ से हम लड़ें, और दिल्ली की सीटें जो हो सकता है कि वो कांग्रेस को यहाँ से दे सकती है, लेकिन कांग्रेस शायद ही इस विचार की हो और ये बात उनकी मान जाए जो है। लिहाजा दोनों जगह, दिल्ली और पंजाब में, दोनों के सीटों के बंटवारे में तालमेल होने की संभावना कम है, लेकिन अगर होती भी है तो परिणामों पर बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। अब आप आ जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश अपने जितने भी प्रदेश हैं उसमें सबसे अधिक लोकसभा की सीट देने वाला प्रदेश है। यहाँ पे कुल 80 सीटें हैं। पिछले बार 64 सीट एनडीए भारतीय जनता पार्टी, 62 सीट और 2 सीट अपना दल चुनाव में विजय हासिल किया था। इस बार का जो रिजल्ट, जो चुनाव होने जा रहा है, पिछले बार बहुत बड़ा गठबंधन था, जिसको अगर हम जातीय समीकरण के हिसाब से देखें जो है, और जो सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से भी देखें, तो जो 2019 का गठबंधन था बहुत मजबूत गठबंधन था। दलित वोट करीब 20% 20% करीब मुसलमान वोट, और फिर अखिलेश का वोट, ये एक बहुत मजबूत गठबंधन था। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें जितनी आई, उससे ये लग गया कि ये गठबंधन जो है आगे काम नहीं करेगा। फिर
अगर आप ये देखें कि 2017 में जब अखिलेश जी का गठबंधन हुआ था, कांग्रेस से हुआ था, उस गठबंधन का भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। 19 में तो उसमें रालोद भी था, बहुजन समाजवादी पार्टी भी था, समाजवादी पार्टी भी था। उसके बाद भी ये रिजल्ट आया कि 64 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन चुनाव जीते। इस बार का जो समीकरण है वो 2019 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले बार बसपा एक था सत्ता के साथ, बसपा के अलग हो जाने से एक बहुत मेजर वोट जो है वो खिसक जाएगा अगर जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो। और भारतीय जनता पार्टी को पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर और ये आपके निषाद संजय निषाद के आ जाने से, दारा सिंह चौहान वगैरह का आ जाने से एक एक मुलायम सिंह की जो अपनी पार्टी बनाई थी अखिलेश जी के साथ, जो एक ओबीसी का यादव जो वोट बैंक होता था, उसके अलावा देखा जाए तो पूर्वांचल में इनके पास और वोट बैंक रह नहीं गया जो है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार का चुनाव में, पिछले बार तो इसे मान लीजिए कि आपका ये मछली शहर की सीट जो है, गाजीपुर की सीट, आजमगढ़ की सीट, ये सब सीट जो थोड़ा सा भाजपा के हाथ से निकल भी गई थी। इस बार ओम प्रकाश राजभर वगैरह के आ जाने से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में बहुत ही मजबूत स्थिति में अब रहेगी। पश्चिम को अगर देख लें तो पश्चिम में देखिए जयंत और अखिलेश, इन दोनों के वोट बैंक अलग अलग हैं। जयंत का जो वोट है वो जाटों का वोट है, मुसलमानों का वोट है। अखिलेश के पास जो वोट बैंक है वो पश्चिम में वो केवल मुसलमान वोट बैंक है, और मुसलमान वोट बैंक इस बार जो है उधर ही जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के काबिल में होगा। अब यहाँ अगर जयंत का गठबंधन अगर अखिलेश से हो भी जाए या न भी हो जाता है तो जाट और मुसलमान वोट एक प्लेटफार्म पे आ जाएंगे। लेकिन जो दलितों का वोट है वो उधर नहीं जाने से वो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जो लड़ाई होगी वो कमज़ोर हो जाएगी। और जितनी भी मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहाँ पर दलितों की संख्या बहुत अच्छी खासी है। लिहाजा जब मुस्लिम और दलित जब दो जगह बढ़ जाएंगे तो अब भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर पाएगी। और पिछले बार जो मुस्लिम बाहुल जो लोकसभा की सीटें थी, जैसे कि आपके नगीना हो गया, सहारनपुर हो गया, ये बिजनौर वाला इलाका हो गया, कैराना हो गया, मुरादाबाद हो गया, इन सब जगहों पे भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछले बार की तुलना में अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब उस सीटों की संख्या वो कितनी बढ़ा ले जाएगी तो नहीं पता, लेकिन 64 से वो आगे बढ़ेगी। तो उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बन रही है, जो राजनीतिक जो गठबंधन बन रहे हैं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का एज जो है वो गठबंधन के जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन उस पर वो भारी पड़ेगा। अब कितने सीट और बढ़ा ले जाएगा ये तो अभी जब टिकटों का बंटवारा हो जाएगा, कौन कहाँ से लड़ रहा है, उसके ऊपर इसका आकलन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इसमें स्थिति बहुत बदलने वाली नहीं है। जो है कारण कि देखिए कुल 11 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर के वोट जो है उनके पक्ष में अपनी पिछली बार पाई थी। तो अगर पार्टियों का गठबंधन हो भी जाता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, 50% से अधिक तो उनके पक्ष में वो जाएगा नहीं। तो लिहाजा ये उत्तर भारत की जितनी भी हम बात कर रहे हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाली सीटें हैं, और ये करीब क्लीन स्वीप वाले स्थिति जो है राज्यों में आएगा। इस बार झारखंड में भी स्थिति जो पिछले बार 9-11 जो सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई थी जो है, इस बार उससे कम नहीं होगा जो है। और सबसे जो दिलचस्प जो गठबंधन की लड़ाई है वो बिहार और वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां के गठबंधन की अगर वास्तविक सीटों के बंटवारा हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के गठबंधन से एक अच्छा टकराव देखने को मिलेगा और ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलेगा। अब यहाँ की स्थिति में हम थोड़ी सी बात करें अगर बिहार की, तो देखिए बिहार में जब 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें और इसमें क्या अंतर आया है। 2019 में
भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश की पार्टी थी, और ये लोजपा थी जो पासवान की पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी थी। इसके अलावा बाकी जो पार्टियां थीं वो महागठबंधन के साथ, यानी कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आरजेडी, मांझी की पार्टी, हम पार्टी, शाहनी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा, ये सब एक मतलब थी, यानी कि वो एनडीए में नहीं थी, इसके विरोध में थी। इस बार क्या हो रहा, 2024 वाला चुनाव होगा, इसमें हम पार्टी मांझी वाली और पासवान पार्टी, चिराग पासवान की, देखिए अगर कहने को भले ही रह जाए कि चिराग पासवान और पारस पासवान की दो पार्टियां हैं, वस्तुतः जो लिगेसी है पासवान की, रामविलास पासवान की, वो जनता में दिख भी रही है, वो चिराग पासवान के पास ही है। तो अगर पासवान एनडीए में आते हैं तो, और नहीं आते हैं तो, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मेरा आकलन है। और उपेंद्र कुशवाहा भी इधर आ गए हैं। तो देखा जाए तो एक जो जनता दल यू, यानी कि नीतीश के पीछे जो उनके वोट बैंक थे, जो कुशवाहा, कुर्मी और जो यादव के अगेंस्ट में जो छोटी जातियां थी ओबीसी की, जो वो सब पहले नीतीश के साथ रहती थी। और नीतीश जब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन बना के जब चुनाव लड़ते हैं, इनके वोट परसेंटेज बढ़ते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी से छोड़ करके जब राजद या के तरफ जाते हैं तो इनका वोट परसेंटेज घटता है। और अगर लोकसभा के चुनाव को देखिए तो 2014 से ही ये लगातार जो है लोग इनका वोट परसेंटेज गिरता गया। पिछले बार के लोग जब भाजपा से जो गठबंधन था तो ये कुल 15.81% वोट नीतीश की पार्टी पाई थी। इस बार हमें नहीं लगता है कि ये 12 का आंकड़ा पार कर पाएंगे अगर इनके वोट परसेंटेज को देखा जाए। कारण मैं बता रहा हूँ कि देखिए, जो कुशवाहा का जो वोट है, जो एक मेजर वोट है, करीब 8% के आसपास है। अगर कुशवाहा, कुर्मी और जाति समीकरण से देखें तो ये दोनों करीब 8% और 4% के हिसाब से आती हैं। तो कुशवाहा में आपके जो बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा हो गए, नागमणि कुशवाहा हो गए, आपके जो अभी कांग्रेस भाजपा से जो विपक्ष के सम्राट जी हैं ये हो गए। तो कुशवाहा बहुत लामबंद हुए हैं, और केवल ये सिर्फ लीडर नहीं हुए हैं, जातीय वो ऊपर से नीचे तक नीतीश के कई बार दल बदलने से थोड़ी सी विशेषता इनकी खो गई है। तो कुशवाहा पूरा का पूरा निकल गया है। कुर्मी वोट उनके बाद थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ, और वो चुनाव के अंत तक रहेगा, क्योंकि सारे लोग जब निकलते हैं एक जगह से तो एक जातीय अपनी जो भावना होती है वो जो है वो रह जाती है, और पहले से कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठता दिखा करके नीतीश के पास कुर्मी वोट उतने रह जाएंगे। नीचे की जो छोटी जाति है उसमें भी बहुत बदलाव आ गया है। तो जो पूरा जो जेडीयू का जो वोट बैंक है वो बहुत खिसक गया है। तो हमें लगता है कि जो पिछले बार का जो चुनाव हुआ था, और जिसमें जेडीयू और भाजपा और लोजपा की जो सीटें आई थी, उतनी सीटें तो नहीं आएंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। हमें नहीं लग रहा है कि 39 सीट पिछले बार आई थी, इस बार भी 30 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन उस जीतने में कामयाबी होगी। ये समीकरणों को देख करके ऐसा लगता है। अब तो ये जब टिकट का जब बंटवारा हो जाएगा, कौन सीट किसको मिली है, उस हिसाब से एक बार फिर जब गठबंधन की जब चर्चा होगी तो एक बार फिर इसका विश्लेषण किया जाए। लेकिन अभी भी बिहार में स्थिति जो है उतनी खराब नहीं है जितनी कि पहले हम लोग सोचा करते थे। अब छोटी छोटी जो पार्टियों के आ जाने से जो है भारतीय जनता पार्टी अपना बेस जो है मजबूत करेगी। महाराष्ट्र में देखें अगर हम, तो जब उद्धव ठाकरे जब निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे, उस समय तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब थी। और अगर उद्धव जी के अगर पार्टी में बंटवारा नहीं हुआ होता और वो सरकार एनसीपी और कांग्रेस के साथ चला गए होते, और 2024 के चुनाव में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का तीनों अगर मिलकर चुनाव लड़ते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में एक बहुत कड़ी चुनौती देते। लेकिन समय बदला, उद्धव की पार्टी भी टूटी और एनसीपी भी टूटी। तो अब जो है, अब दोनों का पलड़ा जो है वो हमें लगता है कि 19-20 का है, और 20 जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही लग रही है। लेकिन जब हम ये पूरा विश्लेषण देखते हैं महाराष्ट्र का, तो मैं एक चीज़ मैं आपके सामने कह दूं जो है कि सारी पार्टियों का नुकसान है, कांग्रेस का इसमें फ़ायदा है।
जब मैं डाटा देख रहा था 2019 के चुनावों का, तो मुझे ये लगा कि जब कांग्रेस जो यहाँ पे शून्य थी, इस बार उसको कम से कम 7 सीटें महाराष्ट्र की मिलेगी। उसका कारण मैं बता रहा हूँ। देखिए, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस का और बीजेपी का चुनावी जो कन्फेडरेशन हुआ है, यानी कि जहाँ का भाजपा लड़ी है और उसके आगे इसमें कांग्रेस लड़ी है, और अगर कांग्रेस वहाँ से हारी है, मान लीजिए, चूँकि शून्य उसके लोकसभा की सीट आई है तो हारी है, और अगर भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस के वोटों के अंतर में 10% के आसपास वोट का अगर अंतर है, तो उन सभी सीटों पर कांग्रेस जो है वो जो है भारतीय जनता पार्टी से वो 20 पड़ेगी। क्योंकि इसमें क्या होगा कि कांग्रेस के पास जो है जो पहले शिवसेना के वोट नहीं थे वो उसमें जुड़ जाएंगे जो है, और जो बीजेपी के वोट मिले थे उसमें से निकलेंगे जो। इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है विन विन पोजीशन में रहेगी अगली लोकसभा 2024 के चुनाव में। बाकी जितनी भी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे वो एनसीपी के दोनों ही दल हों या शिंदे के, इन सबों की सीटें जो है वो कम होगी, कांग्रेस की सीटें जो है वहाँ पे बढ़ेगी जो है। अब कितनी कम होगी ये इसका भी आकलन जो है अभी लगाना ठीक नहीं, लेकिन दोनों ही तरफ से अगर हम वोट के हिसाब से देखें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी के वोट जो है 27-27.5% थे, और शिवसेना का 23 के आसपास वोट परसेंट उनका था, और इधर जो है 16 के आसपास एनसीपी का वोट था और 16 के आसपास कांग्रेस का वोट, करीब 32% इधर था, 51% उधर था। अब इसमें क्या होगा, चूँकि अब ये उद्धव जी की भी पार्टी में और एनसीपी की भी पार्टी में बिखराव हुआ है, अगर हम थोड़ा सा ये विपक्ष के पक्ष में अगर हम बिखराव को देखें, यानी कि अगर हम 30 और 70 का रेशियो अगर हम ले लेंगे, 30% जो है वो भाजपा की तरफ जो गठबंधन आया है, जैसे कि शिंदे की तरफ वो वोट आ गया, और 70% उद्धव ठाकरे, वैसे ही 30% एनसीपी में अजीत पवार के साथ आ गया, और 70% मान लीजिए कि हम एनसीपी शरद पवार के साथ जोड़ देते हैं, तो 32% में से 10% करीब करीब निकल जाएगा ये, और आपको ये हो जाएगा करीब 22% वोट। और अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी के वोट और जो शिवसेना का वोट है उसमें से 16-17% निकाल दें, तो ये करीब 38% इधर हो जाता है, और ये वोट जो है अगर 12% उधर ऐड हो जाता है, यानी कि एनसीपी का और ये शिंदे शिवसेना का, तो करीब करीब 38-39% उधर भारतीय जनता पार्टी हो जाती है। तो अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो दोनों के वोट बैंक जो है बराबर हैं जो। अब चुनाव में ये जो वोटों का जो तरलता है, जो झुकाव है, वो अभी हम जैसे 30 और 70 का किए हैं, अगर इसमें जैसे ही हम 35-65 कर देंगे, 40-60 अगर हो जाएगा, तो अब जनता वहाँ पे देखेगी कि कौन सरकार बना रहा है, उसके हिसाब से अपने अपने वो जो है फ्लूटी जो है वोट के बढ़ेंगे जो है, और जिधर झुकाव हो जाएगा उधर की सीटें निकल जाएंगी। तो ये महाराष्ट्र का हुआ। महाराष्ट्र में जो पहले जो जहाँ पर लग रहा था कि 48 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इस बार अब वो भी नुकसान जो है वो दोनों के पार्टियों को टूट जाने से ऐसा नहीं लग रहा है। बिहार में बता दिया, महाराष्ट्र में बता दिया, वेस्ट बंगाल, वो पूरे गठबंधन का वेस्ट जो बंगाल जो है ये मुख्य केंद्र है ये पूरी लड़ाई का, जो भारतीय जनता पार्टी के रथ को वहाँ पे वो अंकुश लगा सकता है। पिछले बार देखिए 22 सीट और ये ऐसे कुछ था, 20 सीट भाजपा, 22 सीट कुछ ऐसे करके था। तो इस बार के जो चुनाव होंगे, अगर वास्तव में गठबंधन वेस्ट बंगाल में कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ममता दीदी का टीएमसी का, वहाँ पे सीट शेयरिंग अगर हो जाए बढ़िया तरह से, और तीनों में एकता हो भी जो ऊपर से नीचे तक, यानी कि सिर्फ लीडर में नहीं, उनके नेताओं में भी और उनके समर्थकों में भी, तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन हो जाएगा वहाँ पे सीटें निकालनी जो है, क्योंकि 40% वो वोट पिछले बार पाई थी जनता पार्टी, और 43% वोट जो है ममता दीदी की बचा। अब जब कम्युनिस्ट और कांग्रेस का भी वोट जाएगा तो ये उनका वोट परसेंटेज जो है करीब 56-57% हो जाएगा, और वहाँ पहुँचने में भारतीय जनता पार्टी को
बहुत मुश्किल होगा। वेस्ट बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर गठबंधन अगर वास्तव में हो जाए, सीट शेयरिंग की हो जाए और सब लोग मान जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर बहुत लूज करना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि जो 20-22 सीट पाई थी, हो सकता है कि वो जिन जिन जगहों पे 50% से ऊपर की मार्जिन उसके पास है, वही सीट वो यहाँ पर निकाल कर ले पाएगी, वरना सीट वहाँ से निकलेगी नहीं। तो वेस्ट बंगाल में ये मेजर एक नुकसान होगा अगर गठबंधन का सीट शेयरिंग अच्छे से हो जाती है। तो अब आ जाइए नीचे जो है उड़ीसा में वहाँ पे कांग्रेस है नहीं, बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे लड़ाई लड़ेगी जो है। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी नुकसान नहीं करेगी, बल्कि कुछ न कुछ सीट गेन ही करेगी। महबूब नगर वाली सीट है, हो सके कि इस बार लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों जगह पे जेएसपी जनसेवा पार्टी और टीडीपी से के साथ इस बार जो है चुनावी गठबंधन हो रहा है, इसलिए वोट परसेंटेज भरेंगे। तेलंगाना में तो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े न पड़े, लेकिन आंध्र प्रदेश में मैं पिछले बार जब 2019 के जो चुनाव हुए थे, मैं उनके डाटा जब विश्लेषण देख रहा था, तो 44-44.5% के करीब टीडीपी चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी का वोट था और 47-47.5% के पास जो है वो ये वाईएसआर कांग्रेस के पास थी जो है। तो यानी कि 2-3% का वोट का अंतर था, लेकिन जो है कम वोट में भी वो पूरी की पूरी सीट जो है करीब 3 सीट टीडीपी पाई थी, बाकी सीटें तकरीब वही ले गई थी वाईएसआर कांग्रेस जो है। इस बार के गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को आंध्र प्रदेश में जो इधर नुकसान होगा अगर वेस्ट बंगाल का, वो वहाँ पे पूरा हो जाएगा। पूरा इसलिए हो जाएगा कि 44-44.5% वो टीडीपी का है और जेएसपी जनसेवा जो पार्टी है वहाँ पर 6.30% वोट पाई थी। तो कुल मिला जुला के और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक तो वहाँ कुछ है नहीं, 1% को लगभग वोट पाई थी। तो अगर तीनों के वोटों को जो जोड़ दिया जाए तो ये 51% से ऊपर का हो जाता है। तो ये आंध्र प्रदेश में ये अभी जो नहीं दिख रहा है, लोकसभा के जब चुनाव हो जाएंगे उसके जब परिणाम आएंगे तो अप्रत्याशित आएंगे, और उस 25 सीटों में आधे पे हमें लग रहा है कि दोनों मतलब कि वाईएसआर कांग्रेस और ये एनडीए आधे में बट जाएंगे। 13 और 12 के हिसाब में वहाँ पे सीट आ जाएंगी। अब वहाँ से आ जाइए आप कर्नाटक में पिछले बार 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें जेडीएस और कांग्रेस दोनों मिले थे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अकेले लड़ी थी और कुल 28 सीटों में से 25 सीट चुनाव जीती थी, और वोट का जो उनका परसेंटेज था वो 51% से ज़्यादा था। जी इस बार के लोकसभा के चुनाव में 2024 वाला लोकसभा चुनाव में जेडीएस और कांग्रेस का जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का पैक्ट होने वाला है। अगर ये पैक्ट हो जाता है तो यह जो है वो दिल्ली और हरियाणा के बाद दक्षिण का एकमात्र राज्य होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटें अपने झोली में करने जा रही है। ये मेरा आकलन है, ये मेरा विश्लेषण है। क्योंकि कर्नाटका में जो 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें अगर हम मार्जिन देखें अगर जीतने का, तो 2-2 लाख, 2.5 लाख, 3-3 लाख से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के विरुद्ध अपने चुनाव जीते हैं। इस बार जो है जो 2000 जो अभी जो चुनाव हुए हैं विधानसभाओं के, ये प्रदर्शन जो है वो 2024 की लोकसभा में नहीं देखने को मिलेंगे। और चूँकि 2023 वाला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था इसमें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा का ज़्यादा नुकसान जो है वो जेडीएस को हुआ है, इसलिए जेडीएस भी इस बार कमर कसी है कि 2024 में कांग्रेस को वैसे ही धूल चटाना है जिससे कि कांग्रेस ने उनको इस बार विधानसभा में लाया। तो इसलिए कर्नाटक एक ऐसा राज्य बनेगा 2024 में जहाँ की 28 की 28 सीटें भी वो भारतीय जनता पार्टी में हमें पक्ष में जाते हुए नज़र आती है। अब तमिलनाडु में आ जाइए। तमिलनाडु में पिछले बार वहाँ कुल 39 सीटें हैं और 38 सीटें जो हैं वो विपक्ष की पार्टियों के साथ थी, जिसमें कि कांग्रेस थी और डीएमके थी और छोटी छोटी पार्टियाँ थी। तो भाई तमिलनाडु में सारा का सारा उन्हीं का था। और तमिलनाडु का अगर इतिहास देखिए तो हर 5 वर्ष के बाद एक बार डीएमके, एक बार एआईडीएमके, इस तरह से वहाँ पे सरकारें चलती हैं और चुनाव होते हैं। इस बार हमें लग रहा है
कि AIDMK की बारी है, यानी कि इस बार का NDA जो है तमिलनाडु में अच्छा खासा अपना लोकसभा का परिणाम देगा। अभी हम उस आंकड़े पे नहीं जा रहे हैं कितना होगा, लेकिन अब चूंकि वहाँ पे अपना नुकसान भी क्या है, एक सीट तो थी, क्या होगा वहाँ पर नुकसान, तो जो भी सीटें बढ़ेंगी वो एनडीए की सीटों में वो बढ़ोतरी ही करेगी। केरला की स्थिति है कि वहाँ पर शून्य है, एनडीए शून्य है, तो कांग्रेस बढ़ जाए या कम्युनिस्ट बढ़ जाए वहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब असम में आ जाइए, असम में जो है कुछ 14 सीटें थी, पिछले बार जो है 9 सीटें एनडीए के पक्ष में आई थी। इस बार भी कमोबेश वही स्थिति रहने वाली है, कोई बहुत अंतर नहीं आना है। और पूरे उधर पूर्वोत्तर में 11 सीटें हैं, और 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो पिछले बार थी, एक दो आशय का छोड़ दिया जाए तो प्रदर्शन जो है वो पिछले ही जैसा रहेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा काम किया है वहाँ पर। जितना इसके पहले जो भी पार्टियां कांग्रेस को रहती सरकार रहती थी, वो उतना दौड़ा वहाँ नहीं होता था, उतना विकास नहीं होता था। इस बार लोगों के में जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से, और चूँकि अभी जो चुनाव हुए, चुनाव को भी देख करके ऐसा लगा कि वहाँ की जो रीजनल पार्टियां हैं वो मजबूत केंद्र के साथ जाना पसंद करती हैं, जो लिहाजा वो पूरे 11 की 11 जो सीटें हैं वो इसी तरफ जो है आने के लिए व्याकुल होंगे। तो ये पूरे अगर हम चुनाव को परिदृश्य को देखें अगर हम, तो 2024 के चुनाव में से और इस बार के चुनाव में इतना हो हल्ला हो रहा है, गठबंधन हो गया, यहाँ भी हो गया, लेकिन हमें कोई बहुत ज़्यादा चुनाव का असर न, बल्कि हमको तो लगता है कि इस बार 2024 वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की पूरी सीटें पिछले बार की तुलना में कुछ न कुछ बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। जो है 225 सीट यहाँ पे ऐसी हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की 50% से ऊपर वोट मिला हुआ है। उन राज्यों में या उन सीटों में वो गठबंधन क्या बिगाड़ लेगा। अगर 500 कुल 43 सीट में से 250 सीट बहुत मायने रखता है। तो ये अगर गठबंधन आप देखिए 2024 के चुनाव, ये जो गठबंधन है ये आगे तक कितना चल पाता है, सीट शेयरिंग कितनी हो पाती है, ये जब पूरा दोनों ही पक्षों का हो जाएगा उसके बाद सीटों का आकलन बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। और एक बार फिर हम एक सीट के का विश्लेषण आप लोगों के सामने रखेंगे। लेकिन आज का जो मेरा ये वीडियो था ये इसीलिए था कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के विरोध में जो गठबंधन जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो बन रहा है, इसका बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को असर नहीं करने वाला है। और एक बात और बता दीजिए, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये इस दमखम से लगी हुई है, ये दिखाना चाहती है कि सारे लोग अगर एक हो जाएं तो भी भारतीय जनता पार्टी नहीं हारने वाली है। इस विचार से पार्टी ऊपर से नीचे तक जो भी छोटी जो पार्टियां हैं उनको भी अपने पाले में करने का प्रयास कर रही है, और चुनाव परिणाम भी अपने पक्ष में लाने के प्रयास कर रही है। अभी देखिए दोनों जो गठबंधन है अपने को बाहुबली बता रहे हैं, कौन ज़्यादा किस पे भारी पड़ रहा है। ये तो फिर अभी 2024 तो अभी तो में बहुत समय है, बहुत से बदलाव अभी होंगे और नतीजे क्या आएंगे इस सब की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।